नमस्कार साथियों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत मेरे साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन की एक प्रमुख विचारक जियाउद्दीन बर्नी का नाम आपने इतिहास में सुना होगा, जिन्होंने काफी अद्भुत विचार दिए थे मध्य युग में, जो आज भी हमारा कहीं ना कहीं मार्गदर्शन भी करते हैं। तो साथियों, जियाउद्दीन बर्नी और अमीर खुसरो दो ऐसे मध्यकालीन राजनीतिक चिंतक रहे हैं जो भारत में जन्मे थे। वास्तव में इन्होंने भारत के बारे में जानकारी दी, साथ में कहीं ना कहीं इस्लाम पर आधारित शासन का जो मध्य युग का है उसके बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। तो साथियों, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में पहले हम सिंपल कहते हैं कि सल्तनत कालीन जो है मध्यकालीन विचारक हैं। सल्तनत कालीन का मतलब है कि बेसिकली मध्य युग का काल ही है। मध्य युग को हम दो भागों में बांटते हैं, मुगल काल और उसके पूर्व वाला जो भाग है वो सल्तनत कालीन। तो सल्तनत कालीन भाग के संबंधित विचारक है जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी के बारे में पहले हम इनका जीवन काल देखते हैं। जीवन काल इनका जो है 1285 से 1359 तक है। तो छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है, इनका जीवन काल 1359 तक है। अब वास्तव में साथियों, इनकी जीवन की जो घटनाएं हैं वो कुछ मैं आपको पहले बेसिकली बताऊंगा, फिर मैं लिख कर भी बताऊंगा। आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म जो है एक उच्च अभिजात वर्ग में हुआ था। ये सैयद वंश के थे। इनके जो पूर्वज थे लंबे समय तक सल्तनत काल में राजवंश की सेवा करते रहे थे, उच्च पदों पर विद्यमान थे, तो यानी कि अभिजात वर्ग के थे। और वास्तव में जाए अभिजात वर्ग में भी विदेशी मुसलमान थे, तुर्क बेसिकली मुसलमान थे, मूल रूप से भारतीय मुसलमान नहीं थे, सैयद वंश के थे, यानी कि मोहम्मद पैगंबर के वंशज थे। तो अपने आप को ये कुलीन मानते थे, इसलिए इनके विचार भी कुलीन के निगाहों में थे और उलेमा के टाइप में थे, क्योंकि इन्होंने धार्मिक ज्ञान भी प्राप्त किया था, यानी कि कुरान, हदीस और इजबा, कयास, इनका ज्ञान प्राप्त किया था। तो कहते हैं शरीयत को कहीं ना कहीं मानते थे ये। तो शरीयत क्या है? जो वास्तव में कुरान, हदीस में, कयास में जो कुछ लिखा है उन सभी को शरीयत कहते हैं, यानी कि जो भी इस्लामिक कानून के अंदर लिखा है उसको मानना ही शरीयत है। तो वो सारे नियमों का संग्रह ही शरीयत है। तो ये शरीयत में विश्वास करते थे और कहते थे शरीयत के अनुसार ही कहीं ना कहीं जीवन जीना चाहिए। इनके जो ग्रंथ हैं तो उसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। तारीख फिरोज शाही, तो तारीख फिरोज शाही का जो काल है वो बेसिकली देखा जाए तो बलबन से शुरू हो जाता है, जिसमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के 6वें वर्ष तक के शासन की जानकारी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था फतवा जहांदारी। जो फतवा जहांदारी है उसमें उसके राजनीति दर्शन की जानकारी मिलती है। तो वास्तव में देखा जाए पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से दो ग्रंथ इनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तारीख फिरोज शाही और फतवा जहांदारी। लेकिन मैं साथियों आपको धीरे धीरे आपको सब बातें बताता हूं और पेन डाउन करके बताऊंगा, फिर मैं पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन साथियों इसको इस प्रकार से याद करना है कि हमारा नेट सेट के अंदर एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहना चाहिए। तो आइए मेरे दोस्तों, तो पहला ध्यान रखने हैं कि वास्तव में कि जो जियाउद्दीन बर्नी है इसको जिया बर्नी के नाम से भी जानते हैं। जियाउद्दीन बर्नी को जिया बर्नी के नाम से भी जानते हैं। जिया बर्नी के नाम से भी जानते हैं। अब साथियों ये कैसे हैं? सल्तनत कालीन मध्ययुगीन राजनीतिक इतिहासकार है। दूसरी बात यह आपको ध्यान रखनी है, ये किस पर बल देते हैं? ये शरीयत कानून पर बल देते हैं। अब शरीयत कानून क्या है? बेसिकली जो कुरान, हदीस, कयास में लिखा है वो शरीयत कानून है। कुरान में, हदीस में, कयास जो हैं इनमें लिखा है वो क्या है? शरीयत कानून है। यानी कि इस्लामिक धार्मिक कानून में आस्था रखते हैं, उसी को कहीं ना कहीं शासन का आधार बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने ज्ञान भी प्राप्त किया था, इस्लामिक इल्मा जिसे कहते हैं वो भी इन्होंने प्राप्त किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब और बातें भी मैं आपको बताता हूं।
इनका जन्म क्या था, कहां हुआ था? जन्म हुआ था मेरठ के पास बुलंदशहर। कब हुआ था? 1285 में। मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 1359 में। ध्यान रखना है, मृत्यु से 2 वर्ष पूर्व इन्होंने जो है तारीख फिरोज शाही लिखी थी। इससे 2 वर्ष पूर्व, इससे 2 वर्ष पूर्व 1357 में तारिक ए फिरोज शाही ग्रंथ लिखा था। जिसमें बेसिकली कहते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक है उसके 6वें वर्ष के शासन तक की जानकारी मिलती है। फिरोज शाह तुगलक जो था वो 1351 में गद्दी पे बैठा था और 57 तक की किताब है। तो कहते हैं फिरोज शाह तुगलक के 6वें वर्ष के शासन तक जानकारी मिलती है। छोटी छोटी बातें साथियों ये ध्यान में रखनी है कि कौन से वर्ष तक की जानकारी मिलती है। 6वें वर्ष तक की जानकारी इस ग्रंथ में मिलती है तारीख फिरोज शाही में, तो ये ध्यान रखना। वास्तव में तारीख फिरोज शाही में गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक तीनों की जानकारी मिलती है। इसमें वास्तव में बलबन ने जो पद ग्रहण किया था वहां से लेकर पूरा फिरोज शाह तुगलक तक की इसमें जानकारी कहीं ना कहीं पूरी दी गई है, विवरण दिया गया है। लेकिन इसमें मेनली गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासन के बारे में जानकारी है। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक को वो अपना मित्र बताते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मित्र किसको बताते हैं, वो मोहम्मद बिन तुगलक को बताते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक को वो अपना मित्र बताते हैं और उनका कहते हैं मित्र है, तो इसलिए उसके बारे में सही से विश्लेषण भी करते हैं। तो ये बेसिकली आप ध्यान रखना, कहते हैं वो दयावान और क्रूर दोनों ही था, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो बेसिकली छोटी छोटी बातें ये आपको क्लियर होंगी, तो साथियों आप अच्छे से इसको डील कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं साथियों, इनका वर्ग क्या था? ये अभिजात वर्ग यानी कि उच्च कुलीन वर्ग के थे। तो ये अभिजात वर्ग के प्रति कहीं ना कहीं अभिजात वर्ग कुलीन वर्ग से संबंधित थे, तो कुलीन वर्ग का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। और ये भी कहते हैं कुलीन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका शासन में होती है और वो कहते हैं कुलीन वर्ग को शासक का समर्थन करना चाहिए और शासक को भी उनके हितों को ध्यान में रखना चाहिए। कुल मिला के देखा जाए तो इसमें प्लेटो, मोस्का, मिचेल्स के जो अभिजनवादी सिद्धांत है उसकी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। ये अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो आप थोड़ा तुलना कर सकते हैं कि वास्तव में, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि सामाजिक दृष्टि से उच्च वर्ग, तो ये भी कहीं ना कहीं उच्च वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। तो आप पश्चिमी विचारकों से कहें तो प्लेटो, मोस्का, मिचेल से कहीं ना कहीं इनके विचार साम्यता रखते दिखाई देते हैं। और उसमें भी वो कहते हैं कि मुसलमान भी 2 प्रकार के रहते हैं, एक जो है कि विदेशी मुसलमान, एक भारतीय मुसलमान। तो उसमें विदेशी मुसलमानों का जो है तुर्क है, अफगानी है, कहते हैं उनको ज्यादा महत्व देना चाहिए। उसमें भी तुर्कों को, तुर्क के थे स्वयं, तो तुर्क को श्रेष्ठ मानते थे। तो ये तुर्क मुसलमान थे, तो ये तुर्क मुसलमान थे, तो तुर्क मुसलमानों को ये श्रेष्ठ मानते थे, ये भी है। फिर साथियों ध्यान रखना है, एक छोटी सी बात और बता देता हूं, ये सैयद वंश से संबंधित थे। तो सैयद वंश जो इसके मोहम्मद पैगंबर साहब भी इसी से संबंधित थे, तो उस पर कहीं ना कहीं अपने आप को ये श्रेष्ठता भी वो मानते थे। कहते थे हमें इल्मा का ज्ञान है, शरीयत का ज्ञान है, तो इसलिए हमें भी कहीं ना कहीं इंपोर्टेंस देना चाहिए। तो ये बात भी कहते तो अभिजनवादी जो शासन प्रणाली है उसके समर्थक की कहीं ना कहीं दिखाई भी देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हमें तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ भी आ जाएंगी कि वास्तव में इनका मूल इरादा, इनके मूल विचार किस प्रकार से हैं, ये भी आपको समझ आएगा। आगे देखते हैं साथियों
कि भाई इनका और क्या है। ये आदर्श शासक किसको मानते हैं? आदर्श शासक ये महमूद गजनवी को मानते हैं, महमूद गजनवी को, क्योंकि कहते हैं शासक का मेन दायित्व है इस्लाम के अनुरूप शासन करना और इस्लाम को बढ़ावा देना है, शरीयत को बढ़ावा देना है। तो महमूद गजनवी को बढ़ावा आदर्श शासक मानते हैं। मित्र किसको मानते हैं? नदीम मित्र तो मोहम्मद बिन तुगलक को मानते हैं। नदीम या मित्र किसको मानते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को मानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने सबसे अधिक तक वास्तव में सर्वोच्च जो सम्मान प्राप्त किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में प्राप्त किया था। तो सर्वोच्च सम्मान इन्हें यहीं पर मिला था। इनकी इन्होंने 17 वर्ष 3 महीने तक सेवा की थी। यहीं पर सर्वोच्च सम्मान भी यहीं पर मिला था इनको। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुल इन्होंने 17 वर्ष 3 माह तक इनकी सेवा की थी और यहां पर ही इनका सर्वोच्च स्थान था। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जैसे फिरोज शाह तुगलक शासक बने तो उनके साथ कहीं ना कहीं उन्होंने इनको जेल में भी डलवा दिया था। कहीं ना कहीं कारण कुछ भी हो सकता है, शायद ये फिरोज शाह तुगलक की जगह किसी अन्य का समर्थन करते हों, ये भी रीजन हो सकता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया था और इन्हें जेल में डलवा दिया था। और जेल में ही इन्होंने बेसिकली तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदरी किताब लिखी थी। और ये शासक की प्रशंसा में लिखी थी, फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा में लिखी थी, ताकि उन्हें मुक्ति मिल जाए। लेकिन ये दोनों ही पुस्तकें कभी फिरोज शाह तुगलक तक नहीं पहुंच पाई। तो ये छोटी छोटी जो कहानियां हैं ये आपको पता होनी चाहिए। और क्योंकि इस जानकारी के अभाव में इतिहास और संस्कृति समझ नहीं आती है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, तारीख फिरोज शाही व फतवा जहांदरी। अब मैं इनके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा आपको। फतवा जहांदरी ग्रंथ बर्नी ने जेल में लिखे थे। जेल में फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा में लिखे थे। परंतु ये कभी फिरोज शाह तुगलक तक नहीं पहुंच पाए। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता रहनी चाहिए साथियों की वास्तव में ये ग्रंथ कभी फिरोज शाह तुगलक तक नहीं पहुंच पाए। तो आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रहेंगी तो आप आसानी से सारी बातें आप कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। अब इनके ग्रंथों पर भी चर्चा करते हैं। पहले हम महत्वपूर्ण ग्रंथ लेंगे, फिर अन्य ग्रंथ भी इनके लेंगे। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण ग्रंथों में क्या जानकारी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं तारीख फिरोज शाही, बरनी की प्रमुख रचनाएं, बरनी की प्रमुख रचनाएं। इसमें जो पहली रचना है पहले उस पर विचार करते हैं, वो है तारीख फिरोज शाही। कौन सी है? तारीख फिरोज शाही। अब इसके बारे में जितनी नॉलेज है वो आपको ध्यान रखना है। इसमें बलबन के शासन, बलबन बैठा था गद्दी पर 1266 में। बलबन के शासन से लेकर शासन का मतलब अभिषेक से लेकर, शासन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के 6वें वर्ष तक जानकारी मिलती है। कि 6वें वर्ष के शासन तक यानी कि 1357 तक जानकारी मिलती है का मुख्यतः वर्णन किया गया है।
ये आपको पहले ध्यान रखना है। भाई बलबन का राज्याभिषेक हुआ था 1266 में, 1200 एक वर्ष बाद 1286 में मृत्यु भी होगी थी बलबन की, ये भी ध्यान रखना है। 1285 में इनका जन्म हुआ, इनके जन्म के एक वर्ष बाद ही बलबन की मृत्यु हुई थी। तो फिरोज शाह तुगलक के 6वें वर्ष तक इनके बारे में इसमें जानकारी तारीख फिरोजशाही में मिलती है। ये किस भाषा में मैंने लिखा है? ये फारसी भाषा में है मैनली। किस भाषा में? फारसी भाषा में। फारसी भाषा है, तो फारसी भाषा में लिखा गया है। शैली क्या है? शैली रोमांचकारी व काव्यात्मक है। वैसे तो रोमांचकारी है, ज्यादातर गद्य भाषा में लिखा है, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं वो काव्य शैली का भी प्रयोग कर लेते हैं। रोमांचकारी, गद्य व काव्यात्मक, तो ये ध्यान रखना है। काव्यात्मक भी लिखते हैं, तो उसमें वो कहते भी हैं कि मैं जिस मानसिक पीड़ा से ग्रसित हूं, उसमें आंसू हमारे खून बनके, मेरे आंसू से खून निकलता है, जो स्याही बनकर कहीं ना कहीं कागज पर लिख देता है। तो कहीं ना कहीं अपनी पीड़ा भी बताते हैं। अब पीड़ा कुछ पीड़ा नहीं थी, क्योंकि उच्च वर्ग थे और उसमें जेल में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसको पीड़ा ही लगेगी। तो वास्तव में थे कुलीन। अब कुलीन व्यक्ति को जब जेल में डालते हैं तो वो दिक्कत ही आती है। तो वो परेशानी, वो पीड़ा दिख रहे थे। प्लेटो तो बन नहीं पाए, प्लेटो तो हंसी हंसी चढ़ गए थे, तो ये विष का प्याला जो है सुकरात की तरह नहीं पीना चाह रहे थे। तो वास्तव में तो वही समस्याएं कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सुकरात की तरह तो नहीं थे, कि सुकरात तो हंसी हंसी फांसी पर चढ़ गए थे, उस हिसाब से नहीं थे, लेकिन अपनी पीड़ा ये काव्यात्मक शैली में बताते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है। फिर तारीख फिरोजशाही में मेनली 3 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। और इसके 6वें वर्ष तक की शासन करी। इसमें फिरोज शाह तुगलक के 1351 से 57 तक 6 वर्षों की जानकारी मिलती है, क्योंकि 6वें वर्ष में तो संपादन हो गया था। इनका तो पूरा जानकारी है इसमें 6वें, लेकिन उसे उच्च स्थान किसमें मिला था? यहाँ पर। यह भी आपको ध्यान रखना है कि उसे उच्च स्थान, सर्वोच्च सम्मान जो मिला था यहाँ मिला था। और यहाँ पर उसने 17 वर्ष और कहते हैं 3 महीने तक काम किया था। और वो मोहम्मद बिन तुगलक को दयावान और क्रूर दोनों बताते थे। तो ये तो आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होंगी कि इस ग्रंथ में दयावान क्रूर दोनों बताया है। तो ये है। फिरोज शाह तुगलक की भी प्रशंसा की है, ताकि वास्तव में उन्हें जेल से मुक्ति मिल जाए और वापिस सम्मान मिल जाए। लेकिन फिरोज शाह तुगलक तक की किताब कभी पहुंच ही नहीं पाई, तो वास्तव में उसका बेनिफिट तो उन्हें नहीं मिला। लेकिन इसके से हमें उस काल के बारे में, पूरी राजनीतिक दर्शन के बारे में, और जो इनके दिमाग में चल रहा था, तत्कालिक राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों के बारे में अवश्य कहीं ना कहीं जानकारी मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बात और क्वेश्चन ध्यान रखना है कि मैं अगला क्वेश्चन लिखा रहा हूं कि तारीख फिरोजशाही को तबकत नासरी का उत्तर भाग कहते हैं, जो मिनहाज ने लिखा था। तो तारीख के फिर ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नोट करके आप चलिएगा साथियों। तारीख फिरोजशाही को मिनहाज की तबकात ए नासरी ग्रंथ है, ये भी का उत्तर भाग कहा जाता है। क्योंकि इसमें 1360 तक जो है जानकारी मिलती है, तो 1260 तक इसमें जानकारी मिलती है, 1260 तक। तो इसकी बलबन से पहले तक किसनों ने लिखा, और बलबन के से लेकर फिर तारीख फिरोजशाही में लिखा। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तबकत नासिरी का उत्तर भाग कहा जाता है, क्योंकि 1260 तक मिनहाज ने इतिहास लिखा था, सल्तनत कालिक, इन्होंने बाद का लिखा था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी देख सकते हैं। फिर इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था एलियट और डाउसन ने। तो अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, ये भी मैं लिख देता हूं। अंग्रेजी अनुवाद
अंग्रेजी अनुवाद किया था इलियट व डाउसन ने। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, जब क्वेश्चन अच्छा है तो आप भी अच्छे हैं, तो आप भी अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, आप इसमें बेसिकली सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी तो आप अच्छा से कर पाएंगे। तो आप इसके बाद हम देखते हैं मेरे दोस्तों सेकंड जो है फतवा जहांदरी। तो अब दूसरा जो ग्रंथ इनका है नंबर 2, फतवा ए जहांदरी। अब फतवा का मतलब आदेश नहीं होता है, विचार होता है, निर्णय होता है, ये भी ध्यान रखना है। फतवा का अर्थ ही गलत लगाते हैं कि आदेश होता है, फतवा का मतलब रहता है मेरे विचार, मेरा निर्णय, मेरा परामर्श। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये राजनीति दर्शन से संबंधित है, ये मेन पुस्तक है जो राजनीति दर्शन से संबंधित है। तो इसमें बेसिकली धार्मिक उपदेश और राजा को उपदेश दोनों हैं। इसमें धार्मिक उपदेश भी हैं और राज्य संबंधी उपदेश भी हैं, प्लस राजनीतिक उपदेश भी हैं। तो ये दोनों बातें इसके अंदर की गई हैं। तो इसमें कहा गया है कि हमें राज्य व्यवस्था का जो है, राज्य व्यवस्था व समाज व्यवस्था का आधार शरीयत होना चाहिए, का आधार शरीयत होना चाहिए। अब शरीयत क्या है, मैंने बताया ना कि बेसिकली कुरान हदीस में जो कुछ लिखा हुआ है तो वो इजमा कयास में जो लिखा है वो सब वो है, शरीयत होना चाहिए। तो ये कहते हैं राजा का जो शासन है वो पूरा शरीयत पर आधारित होना चाहिए, उसका मेन काम कहीं ना कहीं इस्लाम को बढ़ावा देना होना चाहिए। तो ये बेसिकली वो कहते भी हैं कि राजा का दायित्व क्या है, इस्लाम को बढ़ावा देना है। क्या बढ़ावा देना है? इस्लाम को बढ़ावा देना है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। वो कहते हैं राज्य का संचालन जो होना चाहिए तो बेसिकली शरीयत के आधार पर ही होना चाहिए। तो ये बेसिकली इसमें वो कहते हैं। साथ में इसी पुस्तक में बर्नी ये भी कहते हैं कि अगर राजा कहीं ना कहीं अवहेलना करता है इस्लाम की, शरीयत की, यदि राजा शरीयत की उपेक्षा करता है, उपेक्षा कर शासन संचालन करता है, तो उसे उसी अनुपात में शरीयत के अनुरूप इस्लामवाद को बढ़ावा देना चाहिए। भाई राजा शासन संचालन, क्योंकि राजनीति में धर्म हर जगह उपयुक्त नहीं होता, कई बार धर्म की बातें सारी लागू नहीं होती इस्लाम की, क्योंकि समाज तो भारत में देखा जाए जब मध्यकाल में मुसलमानों की संख्या तो बहुत कम थी, मोस्ट प्रोबेबली हिंदू थे। तो इसलिए कहते हैं मान लीजिए शरीयत की अवहेलना भी होती है तो शरीयत के अनुरूप उसे इस्लामवाद को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि मस्जिद वगैरह ज्यादा बनाना चाहिए और मुस्लिम के जो ग्रंथ वगैरह हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, तो मौलवियों को बढ़ावा देना चाहिए, इस्लामवाद को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये बेसिकली वो कहते हैं। तो वहां पर वो उसका काम है कि इस्लामवाद को बढ़ावा दे, ये बर्नी का कहना है। बर्नी कहते हैं कि इस्लाम की सुदृढ़ स्थापना से ही कहीं ना कहीं राज्य मजबूत होगा और कहीं ना कहीं उसी से प्रेरित होकर राजा को कार्य करना चाहिए। इस्लाम सुदृढ़ तो राज्य सुदृढ़, इस्लाम सुदृढ़ है तो वो राज्य सुदृढ़ है, इस्लाम सुदृढ़ है तो राज्य सुदृढ़ है, ये बेसिकली वो कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये इनका कहना है। तो बेसिकली इस्लाम मजबूत रहेगा। फिर वो कहते हैं कि जो गैर मुसलमान है उनके प्रति कठोर नीति अपनानी चाहिए। उनका कहना था कि वास्तव में ये बात तो सत्य है कि सभी को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता, को इसलिए
हमें जो गैर मुसलमान है, विशेषकर हिंदू जनसंख्या के बारे में कहते हैं कठोर नीति अपनानी चाहिए, केवल जजिया तक सीमित नहीं रहना चाहिए। भाई जजिया कर लेने से उनको सब छूट दे दी जाए, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली वो कहते हैं कि गैर मुसलमानों के प्रति कठोर नीति अपनानी चाहिए। फिर वो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था से प्रभावित हैं और उससे प्रभावित होकर कहते हैं कीमतों पर नियंत्रण की बात करते हैं। अब वास्तव में कीमत पर भी नियंत्रण की बात इसलिए करते हैं क्योंकि मध्य युग में सल्तनत काल में हिंदुओं का प्रभाव था पूरा बाजार अर्थव्यवस्था पर, उन्हीं का कहीं ना कहीं व्यापार चलता था, वाणिज्य व्यापार पर हिंदुओं का प्रभाव था और उसमें मुसलमान ही कहीं ना कहीं उपभोक्ता थे, व्यापारी हिंदू थे। इसलिए कहते हैं कि भाई व्यापारी जो लोग हैं, हिंदू लोग हैं, मुसलमानों को लूटते हैं, इसलिए कीमतों पर नियंत्रण की बात करते हैं। तो यहां पर भी उनका जो है मुसलमानों के प्रति ही कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलता है, कीमतों पर नियंत्रण में भी। तो वो कीमतों पर नियंत्रण की बात करते हैं, क्यों करते हैं ये मैंने बता दिया। तो कुल मिलाकर देखते हैं फतवाए जहादरी में वो इस्लामाबाद का ही सब कुछ सर्वे सर्वा मानते हैं। वो कहते भी हैं कि राजा मात्र खिलौना है, असली शासक तो ईश्वर है, तो ईश्वर के अनुरूप उसे कार्य करना चाहिए, शरीयत के अनुरूप कार्य करना चाहिए। तो राजा को जो सारी चीजें हैं ध्यान रखनी चाहिए। तो राजा को उपदेश भी देते हैं कि वास्तव में कि राजा का अगर आपात हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा कल्याण करना चाहिए। अगर राजा की स्थिति है विद्रोह ज्यादा हो जाए तो अपने बेटे को या उचित उत्तराधिकारी को सत्ता सौंप के हट जाना चाहिए। तो ऐसे उपदेश देते हैं, तो राजा को वो शरीयत के अनुरूप ही उपदेश देते हैं। तो ये सारी फतवाए जहादरी में सारी बातें हैं। इसके बाद उनका है साना मोहम्मदी, तीसरी रचना है साना मोहम्मदी। तीसरी रचना जो है साना मोहम्मदी, साना ए मोहम्मदी, ये तीसरी रचना इनकी जो दिखाई देती है साना मोहम्मदी। तो अब साना मोहम्मदी में वो क्या कहते हैं, इसमें जो है पैगंबर मोहम्मद की जीवनी का वर्णन है। किसका है? पैगंबर मोहम्मद की जीवनी का विवरण है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पैगंबर मोहम्मद की जीवनी का वर्णन है। फिर है हसरतनामा, अगली जो है पुस्तक इनकी हसरतनामा है। हसरतनामा में एक तरीके का ये माफीनामा है, जिसमें वो बताते हैं कि कोई गलती है तो क्षमा करें फिरोज शाह तुगलक से, तो वो भी एक तरीके का जो है माफीनामा टाइप है। तो ये ग्रंथ तो इसके 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए 24 घंटे। लेकिन इन्होंने कोई दर्जन भर किताबें लिखी हैं, तो मैं सबकी चर्चा नहीं करके कुछ किताबें और मैं आपको बता देता हूं। कुछ पुस्तकें अन्य जो हैं उसमें 5 नंबर है सनाए मोहम्मदी, अतिरिक्त पुस्तकों में सनाए मोहम्मदी, ये भी थोड़ा ध्यान रख लें। कई बार क्या होता है साथियों कि जो ये सलात कबीर, महासीर सादात, तो ये किताब तारीख बर्मकियान, अब इसके बाद अगली बातों पर हम आते हैं। तो अगली बात पर भी क्या ध्यान रखने हैं कि क्या क्या विचार ये व्यक्त करते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब साथियों हम देखते हैं बर्नी के राजनीति सिद्धांत या राजनीति विचार जो हैं उन पर चर्चा करते हैं, राजनीति विचारों पर। तो बर्नी के राजनीति विचार मेनली मैंने कहा कि जो है जो फतवा है जहादरी में मेनली राजनीति दर्शन की जानकारी है। काफी तारीख फिरोज शाही से भी हमें जानकारी मिलती है। तो वास्तव में इसमें वो क्या करते हैं, मुस्लिम साम्राज्य के प्रवक्ता थे, उसके राजनीति सिद्धांत के 3 लक्ष्य दिखाई देते हैं। कितने लक्ष्य दिखाई देते हैं? 3। पहला जो है किस तरीके से जो साम्राज्यवाद है, मुस्लिम साम्राज्यवाद को बढ़ाया जाए, ये था। तो क्योंकि मैंने बताया कि इसको बढ़ाना उनका पहला टारगेट था। दूसरा शासन को जनहित में लगाना भी था, ये भी वो चाहते थे शासन जो है जनहित में लगे। तीसरा वो ये भी चाहते थे कि लोकप्रियता जो है राजशक्ति के लिए वैधता जो है वो वृद्धि हो। तो उसके बाद आगे देखते हैं, राजशक्ति के लिए वैधता की बात वो करते हैं। तो अब आगे देखते हैं साथियों, आगे जो है वो
आदर्श शासक के बारे में क्या क्या विचार व्यक्त करते हैं। बर्नी एक कट्टर मुसलमान थे, फतवा जहादरी में महमूद गजनवी को आदर मानते थे। उनका कहना था कि इस्लाम पर जो आधारित शासन है वही श्रेष्ठ है, शरीयत पर आधारित शासन ही श्रेष्ठ है। शासक को जितना हो सके संभव शरीयत पर काम करना चाहिए और इस्लाम के नियमों को बढ़ावा देना चाहिए। अगर उससे कोई उपेक्षा भी हो जाती है तो उसका कई गुना अधिक या उसी अनुपात में कम से कम उसे इस्लामाबाद का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो ये बर्नी कट्टर मुसलमान थे, तो इसलिए उसके जो उपदेश थे उसको हम दो भागों में बांट भी देते हैं। इतिहास से उदाहरण में महमूद गजनवी को ये आदर्श शासक मानते थे, मैंने ये आपको पहले भी अभी बताया। आगे देखते हैं अब वो शासक को क्या क्या उपदेश देता है। दूसरा पॉइंट आगे देखते हैं साथियों, शासक को क्या क्या उपदेश देते हैं। बादशाह कौन होगा, तो इसमें वो क्या कहते हैं, बादशाह कौन। अब बादशाह कौन और कैसा हो, इसमें वो कहते हैं बादशाह जो होगा वो सत्य के ज्ञान वाला होना चाहिए, यानी कि शरीयत में ही सत्य है, क्योंकि वो इल्मा को ही सत्य मानते हैं, और वो शरीयत के पालन करने वाला होना चाहिए। क्योंकि कहता है कि वास्तव में शरीयत जो अल्लाह है वही सर्वोच्च है और शासक तो मात्र उसकी कठपुतली है, इसलिए उसे शरीयत के अनुरूप कार्य करना चाहिए और बाकी बातों से उसे घृणा करनी चाहिए। ये बेसिकली बताया है, तो इसलिए कहता है शरीयत ही श्रेष्ठ है। आगे देखते हैं कि साथियों क्या बताते हैं, अगली बात को भी ध्यान में रखने हैं, बादशाह को क्या क्या उपदेश देते हैं, तो वो भी हम देखते हैं। तो छोटे छोटे से उपदेश हैं जो मैं आपको पहले भी हालांकि चर्चा कर चुका हूं, लेकिन एक बार पुनः देखने से आपके दिमाग में जो क्लियर हो जाएगा। पहला तो इस्लाम की रक्षा या इस्लाम धर्म की रक्षा, सबसे पहला उपदेश। अगला, इस्लाम धर्म की रक्षा करनी चाहिए, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहिए, ये कहते हैं। आगे देखते हैं अगला वो क्या हो, एक महत्वपूर्ण, एक तो इस्लाम धर्म की रक्षा बताते हैं, तो दूसरा बताते हैं कि बादशाह को अपने समय पर भी ध्यान रखना चाहिए। बस बादशाह को महत्वपूर्ण कार्यों में समय व्यतीत करना चाहिए। छोटे छोटे काम नहीं करने चाहिए, छोटे छोटे काम नहीं, छोटे छोटे काम नहीं करना चाहिए। कहते हैं उत्तम कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को अपने हाथ में नहीं ले, छोटे छोटे कार्य वो जो राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण कार्य हैं वो। फिर कहते हैं उसे भोग विलास की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। फिर तीसरा कहते हैं इस्लाम का सम्मान स्थापित करना चाहिए। तीसरा क्या कहते हैं, इस्लाम का सम्मान स्थापित करना चाहिए। किसका, इस्लाम का सम्मान स्थापित करे, ये मैन है। आगे देखते हैं साथियों क्या कहते हैं, राज्य के नियम के बारे में वो क्या कहते हैं। कहते हैं राज्य के नियम ऐसे होने चाहिए जो शरीयत पर आधारित हों, पूरा शरीयत के अनुरूप ही रहे। बादशाह को महान कार्यों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, उसको शरीयत पर ही आधारित सारे काम होने चाहिए। अगला बाजार व्यवस्था में कहते हैं कि कीमतों का नियंत्रण, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि उस समय बाजार पर कहीं ना कहीं हिंदुओं का नियंत्रण था, तो कहते हैं काफिरों का ज्यादा प्रभाव नहीं रहता चाहिए। कहते हैं हिंदुओं को तो चोर बताते हैं, कहते हैं इनको दंडित करना चाहिए, ठीक है ना। तो हिंदुओं का काम है चोरी करना, अग्नि पूजा करना, कहते हैं मुसलमानों का काम नहीं है। तो ये, अब हम आपात स्थिति में बादशाह की भूमिका क्या है वो भी आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूं। आपात स्थिति में क्या करना चाहिए, आपात स्थिति में शासक की भूमिका क्या हो। इसमें पहला वो कहते हैं अगर महामारी तो हो तो कर कम कर देने चाहिए। महामारी अकाल में क्या करना चाहिए, कर कम। महामारी व अकाल में करों को कम कर दो। दूसरा कहते हैं जब राजा का विश्वास समाप्त हो जाए जनता में, राजा का विश्वास जनता में खत्म हो जाए तो अपने उत्तराधिकारी को सत्ता सौंप देनी चाहिए। सेना भी आज्ञा पालन ना करे, विश्वास खत्म हो जाए तो उस स्थिति में क्या, पुत्र या भाई को सौंप देना चाहिए। शासन समाप्त होने पर पुत्र या भाई को शासन, पुत्र को या भाई को क्या करना चाहिए, शासन सौंप देना चाहिए। पुत्र या भाई को शासन सौंप दे। और कोई शक्तिशाली राजा आक्रमण करे तो किसी तरीके से युद्ध को टाले, उसको उचित भेंट दे। यदि शक्तिशाली कोई राजा आक्रमण करे
तो उपहार देकर युद्ध को टालने का प्रयास करे। टालने का प्रयास करे। तो ये छोटी छोटी बातें उसने आपात स्थिति में कही। फिर वो संप्रभु के 3 कार्य भी बताते हैं। संप्रभु के 3 कार्य क्या बताते हैं वो भी मैं आपको साथियों बता देता हूं। वो संप्रभु के 3 कार्य बताते हैं। संप्रभु के कितने कार्य बताते हैं? 3। पहला, शरीयत का परिवर्तन, यानी कि शरीयत को लागू करना। मैं हिंदी में लिख देता हूं, शरीयत को लागू करना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है, अनैतिक क्रियाओं पर रोक। दूसरा तीसरा जो है न्याय का परिचालन। न्याय लेकिन शरीयत के अनुरूप होगा, ये बेसिकली कहते हैं। तो कहते हैं कि राजा को इस्लाम को मजबूत करते हुए सारे कार्य करने चाहिए। फिर अरस्तु का प्रभाव भी दिखाई देता है न्याय और शासन में, ठीक है ना। लेकिन उसका जो न्याय है, संयम है, जो शासक की उदार नीति है, केवल मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं है। लेकिन इस्लामवाद के विरुद्ध वो तर्क भी कबूल नहीं करते हैं। वो कीमतों पर नियंत्रण की बात करते हैं। कीमतों पर मैंने बताया नियंत्रण की बात क्यों करते हैं, क्योंकि बेसिकली उनका कहना है कि बाजार पर हिंदुओं का प्रभाव है, व्यापार वाणिज्य पर, और मुसलमानों में वो तुर्कों को महत्व देते हैं। आगे जो छोटी छोटी बातें हैं वो सारी आप देख सकते हैं कि इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कई विद्वान करते हैं, और वो कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए इसमें हिंदुओं की उपेक्षा है, उदारता नहीं है, और इसके ज्यादा विचार कहीं ना कहीं इस्लामवाद के करीब ही हैं, और इसमें कहीं ना कहीं प्रजातिवाद की बू भी आती है। लेकिन साथियों कुछ भी हो, इन विचारकों के माध्यम से, बर्नी के माध्यम से हमें मध्ययुगीन सल्तनतकालीन इतिहास की और राजनीति की जानकारी मिलती है। अब साथियों मैं पीपीटी के माध्यम से आपको बताता हूं पूरी जानकारी। जियाउद्दीन बर्नी, बर्नी पूर्व मुगल काल यानी कि सल्तनत कालीन के महत्वपूर्ण विचारक व लेखक रहे हैं। उन्होंने शरीयत के विचारों को फैलाने के लिए भारतीय संदर्भ में अपने नए सिद्धांतों को प्रतिपादन किया है। बर्नी ने अपनी पुस्तक फतवा जहांदरी में राज्य व्यवस्था संबंधित नियमों सिद्धांतों का वर्णन किया है। फतवा जहांदरी वस्तुतः एक राजनीतिक आचार संहिता है, यानी कि राजनीति की दृष्टि से यही किताब अधिक महत्वपूर्ण है, जो दिल्ली के सुल्तानों के लिए पथ प्रदर्शन के उद्देश्य से लिखी गई थी। आगे साथियों देखते हैं तो उनकी जो है सामान्य परिचय में देखें। इनका जन्म मेरठ के पास बुलंदशहर में हुआ था। जाति तुर्क थी, अभिजात वर्ग के थे, वंश सैयद वंश के थे। धार्मिक प्रस्ति यानी कि ज्ञान इल्म इन्हें हासिल था, यानी कि शरीयत का ज्ञान था इन्हें, कुरान, हदीस, इजमा और क्यास का ज्ञान था। इसके बाद बर्नी का व्यवहारिक ज्ञान, राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, इतिहास का भी ज्ञान था। मोहम्मद बिन तुगलक की तो इन्होंने बेसिकली जो थी बेसिकली 17 वर्ष तक सेवा की। उनके वास्तव में नदीम भी थे, मित्र भी थे, तो उससे पता चलता है। गयासुद्दीन तुगलक के काल में भी इन्होंने सेवा की। फिरोज शाह तुगलक में के काल में तो इन्हें जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो उनसे नाराज थे, लेकिन इन्होंने राजकीय सेवाएं की। जो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बर्नी के काल में सर्वोच्च सम्मान मिला, मित्र का दर्जा मिला, और 6 वर्ष तक फिरोज शाह तुगलक की भी अपने सेवा की। जीवन काल क्या था? 1285 से 1359 था, क्योंकि बेसिकली, और 1286 में जैसे इनका जन्म हुआ उसके एक पश्चात बलबन की मृत्यु हो गई थी, मैंने बताया भी था। फिर अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी भारत में पैदा होने वाले सल्तनत कालीन प्रमुख राजनीतिक इतिहासकार थे, ये आपको ध्यान रखना है। सल्तनत काल जो है 1206 से 1537 माना जाता है। ये भी अगर ध्यान रखना चाहें तो ठीक है, लेकिन कोई महत्व की बात नहीं है, इतिहास की जानकारी है। अब जियाउद्दीन की रचनाएं क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट रचना तारीख फिरोज शाही है। ये फारसी भाषा में लिखी है, रोचक व काव्यात्मक शैली में है, और ये 1357 में लिखा गया था, कंप्लीट हुआ था। इसमें फिरोज शाह तुगलक के 6 वर्ष तक की जानकारी मिलती है, क्योंकि जब संपादन किया था तो 6 वर्ष हुए थे। इसमें बलबन के राज्याभिषेक 1266 से 1357 तक की जानकारी मिलती है। इसे तबकत नासिरी, जो मिनहाज की पुस्तक थी, उसका उत्तर भाग कहा जाता है, क्योंकि तबकत नासिरी में मैंने बताया 1260 तक जानकारी मिलती है, और इसमें 1266 से शुरू होती है। तबकत नासिरी में 1260 तक जानकारी मिलती है। इसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक
जिनमें बर्नी को सर्वोच्च सम्मान मिला, मित्र का दर्जा मिला। फिरोज शाह तुगलक की भी जानकारी मिलती है। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक को दयावान क्रूर बताया गया। इसका अंग्रेजी में अनुवाद इलियट और डाउसन ने किया था। ये बातें मैंने आपको बता दी, लेकिन आप इसको रिपीट कर सकते हैं मेरे दोस्तों, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। मैं 2 बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में जियाउद्दीन बर्नी इस प्रकार से फिट हो जाए कि आप कोई भी प्रश्न जो आता है एग्जाम में वो गलत ना करें। अब आगे देखें साथियों, फतवा जहांदरी, इसमें मुस्लिम शासन व राजनीति दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। तो राजनीति दर्शन की मेन पुस्तक फतवा जहांदरी है। फतवा का अर्थ मैंने बताया था निर्णय विचार देना है, इसमें आदेश नहीं है मूलतः। इसमें निम्न बातें बर्नी कहता है, शरीयत का मार्ग ही आदर्श मार्ग है, यानी कि उचित अनुचित का आधार है। राजनीति को देश काल के अनुकूल भी चलाना होता है। राजनीति तो परिस्थितियों के अनुरूप चलती है, हर जगह शरीयत लागू नहीं होता। अगर शरीयत के अनुरूप काम नहीं होता तो कहता है शरीयत को बढ़ावा देना चाहिए, इस्लाम को बढ़ावा देना चाहिए। फिर आगे कहता है राजा के मन में शरीयत का सम्मान रहे, वह राज्य की जरूरत के अनुसार राज्य के कानून का शासन चलाता रहे। अमीरों के मन में सुल्तान के प्रति सम्मान होना चाहिए, सुल्तान की अमीरों के प्रति सहायक भाव नीति, साथ में सुल्तान को भी अमीरों के प्रति उचित भाव रखना चाहिए। यानी कि प्लेटो मोस्का मिचेल्स की भांति एलिट वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका मानता है। फिर कहते हैं राज्य शासन संचालन में शरीयत की उपेक्षा होती है, तो उसी अनुपात में इस्लाम को बढ़ावा दिया जाए। तो हो राजा अगर शासन संचालन में कहीं ना कहीं शरीयत की उपेक्षा कर देता है तो उसी अनुपात में क्या किया जाए भाई, इस्लामाबाद को बढ़ावा दिया जाए। तो ये कहता भी है। और साथ में अगली चीज जो देखते हैं साथियों कि साना मोहम्मदी, इनकी किताब जो है पैगंबर मोहम्मद की जीवनी है, हसरतनामा मुस्लिम कानून का माफीनामा है। फिर फिरोज शाह तुगलक ने बर्नी को जेल में डाल दिया था। बर्नी ने तारीख फिरोज शाही, फतवा जारी पुस्तकें फिरोज शाह तुगलक को खुश करने के लिए लिखी थी, लेकिन ये फिरोज शाह तुगलक तक कभी पहुंच नहीं पाई। ये बात मैंने आपको लिख भी दिया, यहाँ पीपीटी में भी नोट है, ताकि आप पर दिमाग में कोई बर्डन ना पड़े। आगे देखते हैं साथियों, जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोज शाही फतवा जहादरी में वह स्वयं को जियाउद्दीन बर्नी के बजाय जिया बर्नी कहता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बचता है कि वास्तव में इन पुस्तकों में उसे क्या नाम दिया गया था, किन पुस्तकों में उसे जिया बर्नी नाम दिया गया था। इन दोनों पुस्तकों में उसे जिया बर्नी के नाम से वो अपने आप को पहचानता है, प्रस्तुत करता है। ये शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात बर्नी को मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में नियुक्ति मिली और वह तुगलक के दरबार में 17 साल 3 महीने रहा था। वो 17 साल 3 महीने रहा। इस दौरान बर्नी को जो आदर सम्मान मिला वह न तो इससे पहले न ही इसके पश्चात उसको फिर कभी मिला। यानी कि उसको मैन सम्मान मिला था तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मिला था, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन साथ में ये भी पता रहना चाहिए वो महमूद गजनवी को आदर शासक मानता है। आगे देखें, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात बर्नी से उसकी शाही पदवी छीन ली गई और फिरोज तुगलक को उसको कारावास में डाल दिया। बर्नी अपने अंतिम दिनों में अपने पुराने समय को याद कर दुखी हो जाता था। तो लिखता भी है, कहता है कि आज मेरी जो मानसिक पीड़ा है उसमें मेरे जो आंसू निकलते हैं उन्हीं से फिर क्या खून के निकलते हैं, उसी से शाही बनकर किताब लिख जाती है। तो कहता भी है काव्यात्मक शैली में। तो ऐसी स्थिति में बर्नी ने अपने दरिद्र और अंतिम दिनों में फतवा जहादरी और तारीख फिरोज शाही जैसे ग्रंथों की रचना समाज शैली में की। उनकी देखी सुनी स्मृति पर आधारित थी। बर्नी ने सल्तनत युग की राजनीतिक गतिविधियों, सुल्तान की निजी तथा सार्वजनिक व्यवहार पर विस्तार से टिप्पणी की है। बिल्कुल ठीक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ पुस्तकें और लिखी थी, सनाए मोहम्मदी, सलात कबीर, इनायत नामचे इलाही, महासीर सादात, तारीख बरमिक्यान। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं अतिरिक्त पुस्तकें, लेकिन 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें अगर ये भी याद रहती हैं तो बहुत अच्छी आपके लिए बात है। आगे देखते हैं साथियों, बर्नी के राजनीतिक सिद्धांत क्या है। वो कोई मध्ययुगीन सामंती शासन का शासन नहीं था, मुस्लिम साम्राज्य का प्रवक्ता था। किसका प्रवक्ता था? कथन करण में आए वो सामंती शासन का कहीं ना कहीं विचार व्यक्त करते नहीं, वो मुस्लिम साम्राज्यवाद का समर्थक था। उसके राजनीतिक सिद्धांत ये है, एक तो मुसलमान ने जो इस्लामिक साम्राज्य उसको बढ़ावा देना, जो राज शक्ति इस्लाम की वो उसको जनहित में लगाना और राज शक्ति को ज्यादा से ज्यादा वेदता व लोकप्रियता दिलाना। तो ये 3 मैंने उद्देश्य थे। आदर्श शासक के विषय में बर्नी के क्या विचार हैं वो भी आप सुन लीजिए, मैंने आपको बताए भी हैं। बर्नी ने अपने आदर्श शासक के विषय में प्रकट करते हुए कुछ महत्वपूर्ण उपदेश देता है। आदर्श शासक वो महमूद गजनवी को मानता है। देखो ये मैंने ध्यान रखना है। मित्र और नदीम तो किसको मानता है? नदीम मित्र तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहता है, लेकिन आदर्श किसको मानता है? महमूद गजनवी को, क्योंकि उसे कहता है सच्चा बादशाह मानता है। बर्नी कट्टर मुसलमान था, उसकी दृष्टि में जो सुल्तान काफिरों का विनाश करे यानी कि गैर मुसलमानों का विनाश करे वही आदर्श है। महमूद गजनवी यही करता था, हिंदुओं पर अत्याचार, तो ये उसी को अच्छा मानता है। कहता भी है कि बेसिकली कहता है कि वास्तव में भारत में जो
हिंदू हैं उनको काफिर नाम से कहता है कि सबको तो मुसलमान बनाना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें जो है कि उनसे अधिक से अधिक कर लेना चाहिए, तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, ये बेसिकली कहता है। तो कठोरता की नीति अपनाने की बात भी वो करता है। आगे देखें साथियों, बादशाह कौन और कैसा हो, कहता है बादशाह के विषय में कहता है बादशाह को सत्य का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, उसे उन सब आदेशों का पालन करना चाहिए जिसे ईश्वर ने उसके लिए आवश्यक बनाया। कुल मिला के वो शरीयत की बात माने, उन सब बातों से घृणा करनी चाहिए जिसे ईश्वर ने निषेध किया है। वेरी गुड। बादशाही उसी समय तक स्थापित रह सकती जब तक कि बादशाह पर लोगों का विश्वास हो। तो कहते हैं वास्तव में जनता में अपना विश्वास भी बनाए रहे, ये लोकतांत्रिक बात कही है उसने। तो ये लोकतंत्र वाली जो बात है ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। बर्नी ने माना कि वास्तविक शासक तो स्वयं ईश्वर है और सांसारिक बादशाह तो उसके खिलौने हैं जिन्हें राज व्यवस्था के संचालन के ईश्वर के गुणों का अनुसरण करना चाहिए। कुल मिला के वो शरीयत के अनुरूप कहीं ना कहीं शासक को कहता भी है जनता पर अत्याचार भी ना करे, लेकिन उसका जो न्याय है, जो उदारता है, संयम है, ये केवल इस्लामिक जनसंख्या के लिए है, गैर इस्लामिक जनसंख्या के लिए नहीं है। ये उसकी कमी भी है। जो संयम उदारता वो दिखाई देता है, लोकतंत्र के जो भी लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं वो मुसलमानों तक सीमित रहते हैं। आगे चलते हैं साथियों, बादशाह के उपदेश, बादशाह को किस प्रकार शासन व्यवस्था चलानी चाहिए इस विषय में बर्नी के मत धर्म की रक्षा करना, धर्म पालन करना, यानी कि इस्लामवाद को बढ़ावा देना चाहिए। शरीयत का आदेश, शरीयत में आदेश दिया है तथा बादशाह को यह भी देखना चाहिए कि शरीयत में आदेश है, जनता उसका अनुसरण करने लगे। बर्नी वास्तव में सुन्नी धर्म की रक्षा, सुन्नी धर्म को आश्रय देना चाहता था। तो कुल मिला के इस्लाम को बढ़ावा। फिर बादशाह का कहता है कि महत्वपूर्ण कार्य लेने चाहिए, अपने समय की कीमत को पहचानना चाहिए, महत्वपूर्ण कार्य हाथ में ले और राज व्यवस्था में विशेष प्रयास से आगे बढ़े। बादशाह के लिए सर्वोत्तम यही है कि वो दीन गरीबों के और मजहब वाले कार्य को बढ़ावा दे, भोग विलास की जिंदगी ना जिए। ये भी एक अच्छी बात कही है उन्होंने कि शासक को समय का महत्व समझना चाहिए और उसे महत्वपूर्ण कार्य ही करने चाहिए और साथ में शासन संचालन में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, दीनों की सेवा में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, भोग विलास के कार्य नहीं करने चाहिए। आगे क्या कहते हैं, इस्लाम का सम्मान स्थापित करना। इस्लाम का सम्मान स्थापित करने के लिए बादशाह को शरीयत का पालन करना चाहिए, उसे इस्लाम के सभी विरोधियों का विनाश कर इस्लाम को सम्मान देना चाहिए। वह आगे लिखता है कि बादशाही ईरानियों के रीति रिवाज के पालन के बिना संभव नहीं है। ये लो, कुल मिला के वो जो है गैर मुसलमानों पर अत्याचार की बात ही करता है। कहता है जजिया कर तक सीमित ना रहो, लेने से छूट मत दो और कठोरता लाओ। राज्य के नियम बर्नी ने यह भी कहा बादशाह को समझना चाहिए कि महान कार्य बिना अधिनियमों के संपन्न नहीं हो सकते। राज व्यवस्था का प्रथम वर्तमान का उपचार भविष्य के लिए भलाई करना है। बादशाह ये देखे अधिनियमों में कोई सुन्नत के विरुद्ध ना हो, यानी कि कोई भी कानून हो शरीयत के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहते हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों का आचरण भी गलत हो जाएगा। बाजार व्यवस्था में वो कीमतों का नियंत्रण की बात करता है। कीमतों में नियंत्रण की बात वो वास्तव में क्यों करता है, जो मैंने आपको बताई है, उसका मेन रीजन है कहीं ना कहीं उस समय सल्तनत काल में बाजार वाणिज्य पर हिंदुओं का प्रभाव था, इसलिए वो कहता है कि बेसिकली इस पर नियंत्रण के लिए कीमतों पर नियंत्रण होना चाहिए। तो वो ये भी कहता है, देखो लास्ट में, चोर बाजारी अग्नि पूजा करने वाले काफिरों के और हिंदुओं का कार्य है। यहां पर वो उसका लोकतंत्र और उसके विचार जो है फेल हो जाते हैं, जहां हिंदू विरोधी हो जाता है, लेकिन वो अपने इस्लाम को जीवित रखना चाहता है। आपात स्थिति में बादशाह की भूमिका, बादशाह को आपात स्थिति में किस प्रकार आचरण करना चाहिए, कुछ विशेष परिस्थितियों का वर्णन करता है। महामारी, बाढ़ के समय कहता है करों को कम कर देना चाहिए, करों का भार क्या करना चाहिए, कम। फिर दूसरा कहता है जब राजा विश्वास खो बैठे, सेना आज्ञा माना बंद कर दे, उस समय अपने पुत्र या भाई को सौंपकर राजकाज चला जाना चाहिए। जब कोई अधिक शक्तिशाली राजा आक्रमण करे तो उसे युद्ध ना लड़े, बल्कि उसको खुश करने की कोशिश करे, भेंट आदि दे, युद्ध को टालने का प्रयास करे। ये भी वो कहीं ना कहीं कूटनीति बताता है, ये भी है। संप्रभु के 3 कार्य बताते हैं बर्नी महोदय, शरीयत का प्रवर्तन, अनैतिक क्रियाओं पर रोक, न्याय का परिचालन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आगे भी हम छोटी छोटी बातें हैं तो इसकी देखते हैं। बर्नी को राजा को इस्लाम की सुदृढ़ स्थापना से विपरीत होकर राज्य की नींव डालनी चाहिए। अरस्तु का प्रभाव दिखाई देता है, उसका न्याय पर अरस्तु का भी दिखाई देता है, लेकिन वो केवल मुसलमानों के लिए है, गैर मुसलमानों के लिए नहीं है। स्वतंत्रता और इस्लाम में कोई संबंध नहीं है, इसलिए तर्कवाद की वो कहीं भी उसके में जगह नहीं है। तो कहता है कि वास्तव में धर्म का आधार न्याय है, उसमें तर्क की जरूरत ही नहीं है।
कीमतों पर नियंत्रण पर बल देता है, परंतु इसका कारण था व्यापार वाणिज्य पर हिंदुओं का नियंत्रण था। इसका उद्देश्य था मुस्लिम हितों की रक्षा करना। बर्नी ने गैर मुसलमानों के प्रति कठोर नीति अपनाने की बात की और तुर्कों को, ईरानियों को, इनको ज्यादा महत्व दिया। अब आलोचनात्मक मूल्यांकन में हम देखते हैं कि वास्तव में बर्नी के जो न्याय है और कहीं ना कहीं उदारता है शासन में, वो केवल मुसलमानों के प्रति दिखाई देती है, बाकी गैर मुसलमानों के प्रति दिखाई नहीं देती है। दूसरा, मुसलमानों में भी वो विभाजन कर देता है कि जो विदेशी मुसलमान हैं उनको उच्च का बता देता है। तो देखा जाए तो अभिजनवाद का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। जो न्याय और लोकतंत्र के जो लक्षण है वो केवल मुसलमानों तक सीमित हैं। हिंदुओं के प्रति कठोरता है, तो वास्तव में देखा जाए कठोरता ही उसके विचारों में दिखाई देती है। लेकिन फिर भी हमें इस काल के बारे में उसके ग्रंथों से अद्भुत राजनीति व्यवस्था की जानकारी मिलती है कि भाई शासक को कहीं किस प्रकार से जनता में विश्वास बनाने का कार्य करना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं बताता है। तो इस प्रकार साथियों आपको बर्नी के विचार समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।